नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और इसका अभ्यास क्रमांक है 1। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। एक, थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से रिक्त स्थान होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के साइज लगभग समतुल्य माने गए हैं। दोनों अभिधारणाओं में यह कहीं नहीं कहा गया है कि थॉमसन का परमाणु साइज में बड़ा है या रदरफोर्ड का बड़ा है, तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से भिन्न नहीं है, दोनों के साइज एक समान ही लिए गए हैं। बी में, रिक्त स्थान में निम्नतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। यहाँ हमें रिक्त स्थान में दो बातें भरना है, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए, पहले रिक्त स्थान में थॉमसन मॉडल आ जाएगा। इसका कारण यह है कि थॉमसन मॉडल के अंदर यह माना गया है कि परमाणु है वो धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रखे हुए हैं, जिस प्रकार से तरबूज में बीज रखे हुए होते हैं। तो निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, क्योंकि वो अंदर बंधे हुए या गुथे हुए रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो स्थायी साम्य में है, फिर भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों के बीच में कूलॉम बल सदैव लगता रहेगा। तो इस प्रकार से द्वितीय रिक्त स्थान में आ जाएगा कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। तीसरा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चय है। यह बात रदरफोर्ड के लिए लागू होती है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विकिरित करेगा और इस प्रकार से उसकी ऊर्जा कम होगी, तो उसकी जो चक्कर लगाने की परिधि है वो घटती जाएगी, तो उसकी कक्षा की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंततः वो नाभिक में जाकर गिर जाएगा। इस प्रकार से क्लासिकीय जो थ्योरी है उसके आधार पर यह कहा जाएगा कि रदरफोर्ड पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। डी, किसी परमाणु के द्रव्यमान का खाली स्थान में लगभग संतत विकिरण होता है, लेकिन खाली स्थान में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। तो जैसा कि हमने अभी कहा है कि थॉमसन मॉडल के अंदर परमाणु को धनावेशित गोला माना गया है और उसमें इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में द्रव्यमान का सतत वितरण है, जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में यह कहा गया है कि धनावेश नाभिक जिस पर कि लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है वह परमाणु के मध्य में स्थित है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के मॉडल में जो द्रव्यमान का वितरण है वह असमान वितरण है। तो पहले रिक्त स्थान में थॉमसन मॉडल आ जाएगा और दूसरे रिक्त स्थान के अंदर रदरफोर्ड मॉडल आएगा। अब ई वाला भाग है, रिक्त स्थान में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, रदरफोर्ड मॉडल या दोनों मॉडल। तो यहाँ देखिए, रदरफोर्ड और थॉमसन दोनों मॉडल में अगर हम बात करें तो जो अधिकांश द्रव्यमान है वो धनावेशित कणों के कारण से ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में नगण्य है, काफी कम है। तो इसलिए कहा जाएगा कि दोनों मॉडलों में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। यह हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और इसका अभ्यास क्रमांक है 2। मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। आप किस
परिणाम की अपेक्षा करते हैं। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की तथा उसके आधार पर उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल विकसित किया। उसकी अभिधारणाएं दी कि परमाणु का आकार इस प्रकार का होना चाहिए। उनके प्रयोग के जो कुछ निष्कर्ष थे वो इस प्रकार थे कि परमाणु अधिकांश खोखला है, परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित है, परमाणु का समस्त आवेश धन आवेश एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित है और उस सूक्ष्म बिंदु को उन्होंने नाभिक नाम दिया। अब यहां पर बात हो रही है कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर यदि वो ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट उपयोग में लेते, ठोस हाइड्रोजन जो है वो 14 केल्विन या उसके नीचे ताप पर प्राप्त की जा सकती है, तो ये कोई असंभव बात नहीं है कि हम हाइड्रोजन की पतली शीट बना लें। तो हाइड्रोजन की माना की पतली शीट है हमारे पास में और उस पर अल्फा कणों की बौछार की जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? तो देखिए कि यहां पर जिस पदार्थ से अल्फा कण जाकर टकराने वाले हैं उसका द्रव्यमान कम है, अर्थात अल्फा कण भारी है और हाइड्रोजन का नाभिक हल्का है। तो हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है, जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है, लगभग 4 गुना अधिक वजनदार है। तो यदि कोई हल्की वस्तु से भारी वस्तु आकर टकराएगी तो वह भारी वस्तु वापस पलट कर नहीं आएगी। तो जैसा कि स्वर्ण पन्नी के साथ हुआ था कि अल्फा कण 10,000 में से एक अल्फा कण लौट कर आ जाता था, यहां पर वैसा नहीं होगा। दूसरा, चूंकि सोने का नाभिक भारी है और हाइड्रोजन का नाभिक अल्फा कण जो है उसकी तुलना में हल्का है, तो जो अल्फा कण सोने के नाभिक के पास से गुजरता था वह अधिक प्रकीर्णन कोण के साथ में प्रकीर्णित हो जाता था। तो यहां पर यह देखा जाता है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी वाले प्रयोग में अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, जबकि यदि हाइड्रोजन की पतली शीट ले ली जाए और उस पर अल्फा कण डाले जाएं तो अधिक कोण पर प्रकीर्णन भी संभव नहीं होगा, या होगा तो बहुत बहुत कम, नगण्य के बराबर होगा। तो अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे निकल जाएंगे या फिर बहुत कम कोण पर प्रकीर्णित होते हुए निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वर्ण पन्नी के स्थान पर यदि हाइड्रोजन लिया जाए तो कोई भी अल्फा कण पलटकर वापस नहीं लौटेगा, दूसरा अधिक कोण पर प्रकीर्णन भी नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 12 परमाणु और उसका अभ्यास क्रमांक है 3। इसमें दिया गया है पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यदि बात करें तो उसमें 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है: लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो उसमें जो पाश्चन श्रेणी है वह तीसरे नंबर की श्रेणी है और इसको परिभाषित किया गया है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन चौथी या उससे अधिक नंबर वाली किसी कक्षा से तीसरी कक्षा के अंदर लौट कर आता है तो उत्सर्जित प्रकाश से हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है, या प्राप्त होने वाला रेखीय वर्णक्रम जो होता है वो पाश्चन श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब लौटकर आना है इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा में, अंतिम जो उसकी कक्षा होगी वो कौन सी होगी? तीसरी कक्षा होगी। अब वो लौटकर कहां से आ सकता है? चौथी या उससे बड़ी कक्षा से। अब जैसा कि हम यहां बात कर रहे हैं कि हमें लघुत्तम तरंगदैर्घ्य चाहिए, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के लिए इलेक्ट्रॉन को सबसे अंतिम कक्षा से लौटकर आना है। अब सबसे अंतिम कक्षा कौन सी हो सकती है? तो हम यह मान लें कि इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री हो गया यानी कि परमाणु से मुक्त होने की स्थिति में आ गया, वहां से वो लौटकर आता है। तो यहां पर हम इनिशियल उसकी जो कक्षा है उसको अनंत के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। यहां अनंत का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट टू फ्री है, लगभग फ्री हो चुका है और वहां से वो पलटकर वापस तीसरी कक्षा में आता है। हमें ज्ञात करना है तरंगदैर्घ्य का मान, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए जो सूत्र प्रयुक्त होगा वो होगा 1/λ बराबर r
1/nf वर्ग माइनस 1/ni वर्ग। R रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब हम ये मान रखकर लेमडा के मान की गणना कर लेंगे। तो 1/λ बराबर 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/nf, nf यानी कि 1/9 माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास में। या फिर हम लेमडा को अगर लिखें तो लेमडा बराबर लिख सकते हैं 9/1.097 और गुणित 10⁻⁻7। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8.20 गुणित 10⁻⁷ मीटर, या इसे नैनोमीटर में व्यक्त करना हो तो 820 नैनोमीटर। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।